नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं यॉम मनी, हमारा स्पेशल शो जो हम लाते हैं हर रोज आपके लिए, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कोई भी कंफ्यूजन आपके पास है, कोई भी सवाल आपके पास है, आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, तो आप यॉम मनी में आकर अपने तमाम उलझनों को सुलझा सकते हैं। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो हम पहले नोट कीजिए वो तरीका। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। आप हमें ईमेल कीजिए yomani@nw18.com पर। फेसबुक और एक्स पर ये शो लाइव भी जा रहा है, अपने क्वेश्चंस देख भी सकते हैं और अपने पोस्ट भी कर सकते हैं सवालों को #AskAwazYomani लिखकर। आज हमारे साथ हैं आनंद राठी वेल्थ म्यूचुअल फंड्स की हेड श्वेता रजानी। श्वेता, नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे, उससे पहले बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो कि बहुत ही आम टॉपिक है लेकिन फिर भी लोग गलतियां करते हैं। वो ये कि अपने टाइम होराइजन के हिसाब से क्या सही तरीका है इन्वेस्ट करने का, यानी क्या स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर की होनी चाहिए बेसिस ऑन देयर टाइम होराइजन। उस पर्सपेक्टिव से क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है वो श्वेता समझते हैं। तो श्वेता, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए, एसेट क्लास स्ट्रैटेजी हो या प्रोडक्ट सिलेक्शन की बात हो, कैटेगरी सिलेक्शन की बात हो या होराइजन हो, किस तरीके से पैरामीटर डिसाइड करें इन्वेस्टर्स, एसआईपी, लमसम, किन किन बातों का ख्याल रखना है, बताइए। जी नमस्ते दीपाली। आपने जैसे कहा कि है तो बहुत बेसिक चीज, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि किस हिसाब से आप सही रणनीति बनाएं आपके टाइम होराइजन के हिसाब से। तो सबसे पहले एसेट एलोकेशन की डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर मैं एक उदाहरण देती हूँ, अगर आपका लक्ष्य है कि आपको 3 साल में कोई लक्ष्य पूरा करना है, तो यहाँ पर आप एक इक्विटी हैवी या रियल एस्टेट हैवी एसेट एलोकेशन नहीं चुन सकते। रियल एस्टेट आप नहीं चुन सकते क्योंकि बहुत लिक्विड होता है। 70-80% का इक्विटी आप नहीं रख सकते अगर होराइजन 3 साल का है। उसी तरह से अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल का है, तो वहां आप 50% की डेट नहीं रख सकते, आपके रिटर्न को वो रिड्यूस कर जाएगा। तो इसीलिए सही एसेट एलोकेशन होगा। अगर आपके पास 10 साल का समय है, तो आप 70 से 80% की इक्विटी रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो सही एसेट एलोकेशन चुनना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा, अब एसेट एलोकेशन तो आपने चुन लिया, फिर आती है किस कैटेगरी में चुने। अगर इक्विटी आपने डिटरमाइन कर लिया है, तो कैटेगरीज में आपके पास स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड है, पीएमएस है, एआईएफ है, उसमें से क्या चुने। तो यहाँ पर मैं कहूंगी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अगर आप नहीं समझते इतना मार्केट को, इतनी जानकारी नहीं रखते हैं, इतनी समझ नहीं है, तो स्टॉक्स आपके लिए नहीं है। फिर आप प्रोफेशनल फंड मैनेजर को चुनें, आप म्यूचुअल फंड में जाएं। इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस को कंफ्यूज ना करें। ये एक बहुत आम गलती होती है कि हम यूलिप ले लेते हैं, हम समझते हैं कि दोनों हमारी नीड्स इसमें पूरी हो गई। तो सही कैटेगरी चुनना वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसी कैटेगरीज ना चुने जिसकी समझ आपके पास नहीं है, जो आपका पैसा लॉक इन करती है। जैसे कोई लॉक्ड इन प्रोडक्ट्स होते हैं, 5 साल लिक्विडिटी नहीं मिलती, बहुत बड़ा एग्जिट लोड होता है, वैसी कैटेगरीज ना चुने। तीसरी आ जाती है, अब जैसे आपने म्यूचुअल फंड चुन लिया, तो म्यूचुअल फंड में भी कैटेगरीज होती है। उसमें आमतौर पर हमें लगता है चलिए हम इंडेक्स फंड ले लेते हैं, हमें कुछ ज्यादा समझ नहीं आता तो इंडेक्स फंड ले लें। लेकिन क्या वो कैटेगरी आपके लिए सही है? स्मॉल कैप ने अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, तो हम आमतौर पर ज्यादा स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो ले लेते हैं। तो एक सही बैलेंस होना म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज में भी बहुत जरूरी होता है, अपने जोखिम को ध्यान में रखते हुए। तो ये मैं 3 चीजें कहूंगी जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। चौथी, कैसे इन्वेस्ट करें, क्या हम लमसम करें, क्या हम एसआईपी करें। देखिए, एसआईपी तो जरूरी है, हर किसी को एसआईपी करनी चाहिए। लमसम जब आपके पास बैंक खाते में कुछ एक्स्ट्रा फंड्स जमा हो गए, कुछ सेविंग्स हो गई, कुछ बोनस आ गया, तो वो लमसम आप करते रखें। लेकिन एसआईपी तो आपने जारी ही रखनी है, चाहे कोई भी मार्केट सिनेरियो हो, मार्केट गिर रहा हो, बढ़ रहा हो। तो एसआईपी मैंडेटरी है। लमसम जैसे जैसे फंड्स आते हैं आप निवेश करें। इमरजेंसी फंड होना, ये आमतौर पर हम सोचते हैं कि अगर लंबा समय है तो इमरजेंसी फंड क्यों रखे। नहीं, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है, तो वो आपको आपकी जो लॉन्ग टर्म की आपने रणनीति बना रखी है उस पे टिके रहने की एक कॉन्फिडेंस देगा। तो हर हर टाइम होराइजन के लिए इमरजेंसी फंड होना मैंडेटरी है। बेसिक इंश्योरेंस, टर्म प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब होना बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से ये 5 चीजें किसी को भी ध्यान में रखनी चाहिए। तो आपके लक्ष्य चाहे 1 साल का हो, 3 साल का हो या लंबे समय का हो, कोई भी हो, आसानी से आप पूरा कर पाओगे इसे। ओके,
तो कई सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बताई हैं श्वेता ने, जो आपको फॉलो करनी है जब कोई भी प्लानिंग आप करें। होराइजन भी इंपॉर्टेंट है, कैटेगरीज भी इंपॉर्टेंट हैं, ओवर डाइवर्सिफाई आपको नहीं करना, जो आमतौर पर एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। इमरजेंसी फंड जरूर क्रिएट करना चाहिए। इस तमाम बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अच्छा, क्वेरीज की तरफ बढ़े श्वेता, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, वो ये कि अगर कोई अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करता है तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका सजेशन चाहिए। पहला तो ये कि कितने टाइम में रिव्यू करें अपने पोर्टफोलियो को। जब हम लंबी अवधि की बात करते हैं तो क्या हर साल रिव्यू करें? कोई फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो एग्जिट लें, या फिर कोई भी फंड आप चुन रहे हैं तो कितना टाइम एटलीस्ट दें? ये कब, मतलब ये कब और कैसे डिसाइड करना है कि फंड आपका पोर्टफोलियो कब रिव्यू करना है, कब चेंज करने का टाइम है, ये कॉल कब लें? जी, देखिए 1 साल का समय मैं कहूंगी कि इनफ होता है कोई भी रिव्यू करने के लिए। चाहे आप अपने लक्ष्य की एक रिव्यू कर रहे हैं कि हमने जो रणनीति बनाई थी, क्या ये सही हिसाब से चल रही है या नहीं, और फंड्स का चुनाव करना या फंड्स को रिव्यू करना, उसके लिए भी 1 साल की फ्रीक्वेंसी एक बहुत ही डिसेंट फ्रीक्वेंसी मानी जाती है। क्योंकि यहाँ पर हमने एक स्टडी की थी और हमने देखा, देखिए कोई भी फंड मैनेजर हो एक साइक्लिकलिटी से गुजरता है। जैसे सेक्टर्स की साइक्लिकलिटी होती है, वैसे फंड्स की भी होती है। तो कोई भी अच्छा फंड मैनेजर अगर एक डाउन साइकिल देख रहा है तो 7 से 8 महीने में अगर अच्छा फंड मैनेजर है तो वो रिबाउंड भी कर जाता है। तो आपने कम से कम 3 क्वार्टर तो किसी भी फंड मैनेजर को देने ही चाहिए कि अगर आपने जब एंटर किया और उस समय से फंड में एक डाउन साइकिल शुरू हो गई है तो 9 महीने में वो रिकवर भी कर जाते हैं आइडियली। और बार बार हमें चेंज नहीं करना चाहिए अपना पोर्टफोलियो 3 महीने 6 महीने की परफॉर्मेंस को देखते हुए। इसीलिए 1 साल का समय सही होता है। आप देखें अगर आपकी रणनीति सही चल रही है, आपके लक्ष्य के ओर आप बढ़ रहे हो या उससे दूर जा रहे हो। तीसरा, जो फंड्स आपके पास हैं क्या वो सही से कर रहे हैं? कोई बात नहीं, अगर वहां गिरावट आ गई है तो रीसेंट 3 मंथ्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप डिसीजन ना लें, उससे फिर भी मैं कहूंगी 3 क्वार्टर दें। और इसके अलावा जरूरी हो जाता है कि 1 साल के बाद काफी सारे फंड्स होते हैं जो एग्जिट लोड के बाहर होते हैं। आपकी टैक्सेशन आपके लिए लॉन्ग टर्म में चली गई होती है, खास करके अगर इक्विटी है। तो ये एक आइडल टाइम होराइजन होता है रिव्यू करने का अपना पोर्टफोलियो। ओके, चलिए, तो ये आपको तमाम बातें बताएं। क्विकली श्वेता के फंड्स भी पूछ लेते हैं। श्वेता, अगर पोर्टफोलियो क्रिएट करना हो तो कुछ फंड्स अलग अलग कैटेगरी में जो आप सजेस्ट करना चाहें हमारे व्यूअर्स को। जी जरूर। तो जब हम पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर रहे हैं तो देखिए, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। हर कैटेगरी का आपके पास एक फंड होना चाहिए। फिर वो लार्ज कैप हो, लार्ज एंड मिड कैप हो, फ्लेक्सी हो। तो उस हिसाब से अगर हम एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं तो मैं कहूंगी आप एक कोटक मिड कैप फंड ले लें, इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड ले लें, डीएसपी का लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लें, क्वांट लार्ज कैप ले लें, और इससे एक 4 से 5 फंड का, बंधन का एक लार्ज एंड मिड कैप फंड ले ले। तो हर कैटेगरी का एक फंड चुन के आपका एक पोर्टफोलियो बन सकता है। ओके, तो ये कई सारे नेम्स हैं आपकी स्क्रीन पर। अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। फंड्स के नेम आप नोट कर लीजिए जो आपको बताए गए हैं। चलिए व्यूअर्स से करते हैं बातचीत। पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं और ज्ञानेश्वर सूर्यवंशी हैं महाराष्ट्र से सवाल पूछने के लिए। ज्ञानेश्वर जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्ते मैम। हेलो, नमस्ते, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, जो मैंने अभी पोर्टफोलियो शेयर किया है, जो फंड है कुल 6 फंड है मेरे। 2 मिड कैप है, 2 स्मॉल कैप है, 1 फ्लेक्सी कैप है और 1 लार्ज और मिड कैप है कोटक का। तो मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे फंड सही है? और दूसरा जो मेरा ये सवाल था, उसमें एक दिक्कत है। मैंने इसी पोर्टफोलियो में और एक लार्ज कैप फंड ऐड करना चाहिए या कोटक का जो लार्ज कैप है उसके साथ में कंटिन्यू करना चाहिए? ठीक है, तो 35,000 का आपका पोर्टफोलियो है, राइट? और 35,000 रुपए हर महीने पोर्टफोलियो में डाल रहे हैं, राइट? जी शिफ्ट मैडम, 5,000 की शिफ्ट कर रहा हूँ लार्ज एंड मिड कैप में। नहीं, फंड्स की डिटेल मेरे पास है ज्ञानेश्वर जी, थोड़ी ऑडियो आपकी क्लियर नहीं है, इसीलिए मैं आपसे रिकन्फर्म कर रही हूँ। फंड्स के नेम मैं मेंशन कर रही हूँ। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 12,000, 7,200 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 6,000, एडवाइज मिड कैप, मुतुरसल मिड कैप में 5,000, बंधन स्मॉल कैप में 5,000। यही पोर्टफोलियो है आपका? राइट करेक्ट मैम। ओके, तो 13 लाख की आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है और 15 साल में आपका 3 करोड़ का लक्ष्य है, करेक्ट? करेक्ट मैम। ठीक है,
पूछ लेते हैं आपके पोर्टफोलियो और आपके गोल पर श्वेता क्या सजेस्ट करती है। श्वेता, आपने सवाल सुना, फंड्स के नेम भी सुने, क्या सजेशन इनके लिए, इनके पोर्टफोलियो और इनके गोल पर? जी ज्ञानेश्वर जी, सबसे पहले मैं आपके लक्ष्य पे आती हूँ। आपका जो 3 करोड़ का लक्ष्य है, देखें वहां थोड़ी कमी हो सकती है। अगर आप इसी एसआईपी को जारी रखें तो 5% से कम अपनी एसआईपी को स्टेप अप करें। अगर उससे ज्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन 5% की स्टेप अप तो आपको जरूर चाहिए होगी। दूसरा मैं फंड्स पे आती हूँ। देखिए, फंड्स आपके काफी हद तक अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर 70% का मिड स्मॉल एक्सपोजर है, तो आप थोड़े यहाँ इम्बैलेंस है एक। मैं कहूंगी यहाँ से आप करीबन 25% का मिड स्मॉल कैप एलोकेशन कम करें। दूसरा मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि आपके पोर्टफोलियो में निपॉन पीपीएफएस में करीबन 50% आपका पोर्टफोलियो यही 2 एएमसी में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो यहाँ पर भी थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है। मैं आपको जो सलाह दे रही हूँ, देखिए पहले तो निपॉन और पीपीएफएस में जो एसआईपी की अमाउंट चल रही है वहां से थोड़ा कम आप एलोकेशन कम कर लें। इसके अलावा आपके पास बंधन का एक स्मॉल कैप फंड है, वहां पे आप एसआईपी रोक दें अभी। इसके जगह पर आप जो स्कीम्स ऐड कर सकते हैं, अब मैं थोड़ी लार्ज कैप हेवी स्कीम्स बता रही हूँ, वो एक संतुलन लाने के लिए कि आप 50-50 मिक्स पे चले जाएं, कम से कम 50 लार्ज और 50 मिड एंड स्मॉल। तो जो स्कीम्स आप ऐड कर सकते हैं, आप एक क्वांट का लार्ज कैप फंड, एक एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड, और इसके अलावा मैं कहूंगी एक डीएसपी का लार्ज एंड मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लें। जी ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर और आपके गोल को लेकर। आप लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा की राशि इकट्ठा कर लेंगे अगर आप स्टेप अप करेंगे 5% के आसपास। और वैसे भी 5% नहीं, जितना पॉकेट अलाउ करे उतना स्टेप अप आप करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेशन आप कर सकें। क्विकली मैं रिपीट कर देती हूँ जो श्वेता ने आपको सम अप किया। आप 4 फंड्स में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कीजिए। एक फंड से निकलने की सलाह है जो कि बंधन स्मॉल कैप है, उसकी जगह आपको 3-4 ऑप्शंस बताए गए हैं, कोई भी फंड आप ऐड कर सकते हैं। इसमें क्वांट लार्ज कैप है, जिससे फ्लेक्सी कैप और डीएसपी लार्ज एंड मिड कैप है। कृष्णा से बात करते हैं, अगले व्यूअर हैं हमारे साथ गाजियाबाद से। कृष्णा, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम। मेरा सवाल ये है कि अभी रिसेंटली मैंने अपने पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट फंड ऐड किया है और ऑलरेडी 4 जो फंड मैंने आपको भेजे थे वो हैं। तो मुझे ये जानना था कि जैसे आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट फंड है, उसकी एनएवी करीब 800 और 900 के बीच में है, तो क्या ये एक महंगा फंड है या फिर मैंने इसको सेलेक्ट करने में देरी कर दी है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से और इन्फ्लेशन को बीट करने के हिसाब से मेरा पोर्टफोलियो कैसा है? क्या मुझे किसी फंड को चेंज करने की जरूरत है या मुझे कोई इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की जरूरत है? तो 34 साल उम्र है, 11,000 के सिप है, 3 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 5 करोड़ का लक्ष्य है 20 सालों में। और जैसे इन्होंने मेंशन किया, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 3,000, कैनरा बुको मिड कैप 2600, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 3,000, 2400 एक्सेस स्मॉल कैप में। फंड चॉइसेस गोल पर तो राय चाहिए ही, प्लस जो एनएवी का इन्होंने जिक्र किया, फंड इन्होंने महंगा तो नहीं खरीद लिया है। क्या सलाह है इनके लिए, कंसीडरिंग इनका व्यू लॉन्ग टर्म का है? जी कृष्ण जी, सबसे पहले आपके लक्ष्य पे आती हूँ। 5 करोड़ का आपने लक्ष्य कहा है। देखिए, आपको एसआईपी को 15% से कम स्टेप अप करना होगा अगर लक्ष्य पे पहुंचना है तो सबसे पहली चीज आप इसे ध्यान में रखें। दूसरा, आपने जो प्रश्न पूछा कि अगर आप किसी फंड में हाई एनएवी पे निवेश कर रहे हैं तो क्या आपने महंगा फंड खरीदा? नहीं। आमतौर पर ये प्रश्न क्यों आता है, क्योंकि स्टॉक्स पर हम देखते हैं कि स्टॉक एक 52 वीक हाई या लो पे चल रहा है, और 52 वीक हाई पे अगर स्टॉक की प्राइस आ गई है तो हमें लगता है ये स्टॉक महंगा हो गया है। लेकिन फंड्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि फंड क्या होता है? फंड एक क्यूमुलेशन है स्टॉक्स का, जहां पर 50 से 100, कई बार 100 से ज्यादा स्टॉक्स भी होते हैं अंडरलाइन। तो यहाँ पर ये आपका जो अंडरलाइन बास्केट है ये बदलता रहता है। कई बार ऐसा हुआ कि कुछ स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया तो एनएवी बढ़ गई, लेकिन फंड मैनेजर ने वहां प्रॉफिट भी बुक कर लिया और फिर उस स्टॉक से निकल के वो दूसरे स्टॉक में मूव हो गए हैं जहां पोटेंशियल है कि आगे जाके वो अच्छा करेंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपका अंडरलाइन बास्केट हर बार बदलते जाता है, फंड मैनेजर खुद प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है आपके बिहाफ पे, एनएवी जो है वो फंड की बढ़ती चली जा सकती है। तो चाहे फंड 700 का हो या 1000 या 2000 का हो, उसका मतलब नहीं है कि महंगा हो गया है, आप लेट एंटर कर रहे हैं। फंड में आगे भी पोटेंशियल हो सकता है अच्छा करने का। तो घबराएं नहीं अगर आपने 700 में निवेश किया है तो। आपके फंड्स में मैं एक और चीज देख रही थी। देखिए, थोड़ा मिड स्मॉल भारी है पोर्टफोलियो,
और अब आपने एक मल्टी कैप फंड वापस ऐड कर लिया है, तो यहाँ से मेरी एक सलाह होगी आपको कि आपके पास जो एक्सिस का स्मॉल कैप फंड है, आप वहां एसआईपी रोकें और उसकी जगह पे थोड़ा लार्ज मिड हैवी पोर्टफोलियो आप क्रिएट करें। तो कुछ फंड्स जहां आप ऐड कर सकते हैं, आईसीआईसीआई का मल्टी कैप तो आपने ऐड किया है, आप चाहे तो आईसीआईसीआई का डिविडेंड यील्ड फंड भी जोड़ सकते हैं एज एन एसआईपी, कैनरा रोबेको मल्टी कैप और इन्वेस्को का फोकस फंड। ये 2-3 फंड हैं जो आप ऐड कर सकते हैं, एक संतुलन आ जाएगा आपका लार्ज मिड स्मॉल पे। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर कृष्णा, और अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को लेकर। एक्सिस स्मॉल कैप से निकलने की सलाह दी गई है, उसकी जगह सजेस्ट किया गया है आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड, कैनरा रोबेको मल्टी कैप, इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड, ये तमाम फंड्स आप रख सकते हैं। रही बात आपके गोल की, तो अगर आप स्टेप अप करेंगे तो अपने गोल को हासिल कर लेंगे। सुनील हैं हैदराबाद से अगले व्यूअर हमारे साथ। सुनील नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग, दिस इज सुनील फ्रॉम हैदराबाद। बताइए सुनील जी, क्या सवाल है आपका? जी मैम, मैंने जो आपको जो भेजा था, जो पुराना प्रोफाइल था, अभी कुछ अपडेट कर चुका हूँ उसमें, मतलब उसमें 4 लाख और ऐड कर चुका हूँ। उसमें फंड का इंफॉर्मेशन उसमें जो भेजा था वही है। उसमें अलग से आईसीआईसीआई सिल्वर फंडा फंड में 2 लाख ऐड कर चुका हूँ, और इन्वेस्ट मिड कैप में 1 लाख इन्वेस्ट लमसम ऐड कर चुका हूँ, और निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 1 लाख ऐड कर चुका हूँ उसके अलावा। और उसमें सही है क्या चेंज करना है? ओके, पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए इनको। लमसम इन्वेस्टमेंट की हुई है 6.5 लाख के आसपास की, 50 इयर्स इनकी एज है। कहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है मैं क्विकली बता देती हूँ। आईसीआईसीआई प्रू फार्मा एंड हेल्थ केयर 1 लाख, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1,50,000, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल ईएसएस टैक्स सेवर में 50,000 आईसीआईसीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में सिमिलर अमाउंट डाला हुआ है इन्होंने। आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी अपॉर्चुनिटीज फंड है आईसीआईसीआई का, इन्वेस्को मिड कैप, इन्वेस्को लार्ज मिड कैप, एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, जेएम फ्लेक्सी कैप। क्या सजेशन इनके लिए इस पोर्टफोलियो पर लमसम पर, जो कि 10 साल के लिए इन्होंने इन्वेस्ट किया है, और 3.5 लाख का एडिशनल लमसम अमाउंट इनको डालना है। सुनील जी, ये पैसे आपने अभी डिप्लॉय किए हैं 6.5 लाख, या पहले से आपने निवेश किया हुआ है? ने पहले से निवेश किया गया हूँ मैम, अभी रिसेंटली और 4 लाख इसमें ऐड कर चुका हूँ लमसम, 2 लाख अभी आपका प्रूडेंशियल जी। टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है अभी? अभी 10 लाख मैम, 10.4। अच्छा, 10.5 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 3.5 लाख और करने आपको लमसम? नहीं, अभी कर चुका हूँ। उसमें चेंजेस क्या करना है? मैं उसमें से अभी 2 लाख सिल्वर फंडा फंड में इन्वेस्ट कर चुका हूँ लमसम में, और 1 लाख निपॉन इंडिया लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर चुका हूँ, और 1 लाख इन्वेस्ट को मिड कैप में और ऐड किया हूँ। अभी उसमें से तो आपने आपको जो पोर्टफोलियो हमें भेजा है, एक चीज पूछिए सुनील जी, जो आप पोर्टफोलियो आपने भेजा है और जो एडिशनल 4 लाख आपने डाले हैं, आपने एक इन्वेस्टको मिड कैप में डाले हैं जो ऑलरेडी आपके पास है, 50,000 से बढ़ाकर आपने 1.5 लाख कर लिया है। एक आपने नई कैटेगरीज कौन सी ऐड की है, वो मुझे नाम बताइए प्लीज। आईसीआईसीआई सिल्वर फंडा फंड 2 लाख। ओके, बस एक ही आपने नया कैटेगरी ऐड की है? नया कैटेगरी ऐड किया, और निपॉन इंडिया लार्ज कैप 1 लाख। ओके, 2 नए फंड्स आपने ऐड किए एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के साथ, टोटल वैल्यू 10.5 लाख की है। ठीक है जी, बताइए श्वेता, सजेशन इनके लिए 10 साल का व्यू है, 10.5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। जो डिटेल्स आपके पास हैं फंड्स की, उसमें 2 कैटेगरीज ऐड हुई हैं। सिल्वर फंड ऑफ फंड इन्होंने लिया हुआ है, निपॉन का लार्ज कैप है। सजेशंस बताएं जी। सुनील जी, देखिए, सबसे पहले आपने अभी 10 लाख निवेश किया है, 10 साल का समय है आपके पास, तो इक्विटी की अगर मैं लॉन्ग टर्म की ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो आप करीबन इस पोर्टफोलियो से करीबन 35 से 40 लाख के बीच में पहुंच सकते हैं। तो देखें, अगर वो अमाउंट आपके लक्ष्य को पूरा करने में आपको मदद करेगा, या आपने और अमाउंट बढ़ानी हो, उसे ध्यान में रखना। दूसरा, मैं आप जैसे स्कीम्स के नाम बता रहे थे, मैंने नोटिस किया कि आपकी एलोकेशन टू सम एएमसीज बहुत ज्यादा है। जैसे आईसीआईसीआई में 40% का आपका पोर्टफोलियो, सारी फंड्स अगर मैं मिला लूं तो करीबन वहां है, और मोतीलाल में 30% से ऊपर की एलोकेशन है। तो ये एएमसी एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। हालांकि दोनों बड़ी एएमसीज है, लेकिन जोखिम को कम करने के लिए मैं कहूंगी किसी भी एएमसी में 25% से ज्यादा का एलोकेशन ना रखें।
दूसरा, अभी आपने सिल्वर जोड़ा है अपने पोर्टफोलियो में, सिल्वर का फंड। अगर आपका 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और होराइजन है, तो इस लंबे समय के लिए देखा गया है कि प्योर इक्विटी में रहना बेटर होता है। सो जैसे आप स्विच आउट कर सकें और प्योर इक्विटी में रहें, तो वो थोड़ा सा पोर्टफोलियो को ऐड कर सकता है रिटर्न। कुछ स्कीम्स ELSS आपके पास है। ELSS अगर आप नए टैक्स रिजीम में है, तो फिर ELSS में आपको ATC का फायदा नहीं मिलता है। तो जैसे जैसे आप SIP तो ना ही करें, और जैसे यहाँ पे 3 साल खत्म हो जाए, इनमें से निकल के प्योर डाइवर्सिफाइड इक्विटी कैटेगरी में रहना आपके लिए बेटर होगा। दूसरा, कुछ थीमेटिक फंड्स हैं, सेक्टर फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में। देखिए, वहां टाइमिंग बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर आप उस सेक्टर को नहीं समझते, तो वो आप सेक्टर रोटेशन खुद से आमतौर पर हमने देखा है क्लाइंट निवेशक नहीं कर पाते। तो वहां से निकल के एक प्योर डाइवर्सिफाइड फंड में रहना आपके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो कुछ मेरे जो सुझाव हैं आपके लिए, जैसे ICICI का आपके पास फार्मा फंड है, बैंकिंग फंड है, इंडिया अपॉर्चुनिटीज है, मोतीलाल का ELSS स्कीम है, यहाँ से आप निकल जाएं। निपॉन की लार्ज कैप जो अभी आपने ऐड की है, वो अच्छी फंड है, आप वहां कंटिन्यू करें। इसके अलावा जो आप फंड्स जोड़ सकते हैं, SBI का लार्ज एंड मिड कैप, HDFC का फ्लेक्सी कैप, कोटक का मल्टी कैप, ये 3 फंड्स हैं जो आप रिप्लेस कर सकते हैं, जो फंड्स मैंने आपको एग्जिट करने कहे। ओके, आप देख रहे हैं योर मनी और अब बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। पार्थ है गुजरात से अगले व्यूअर हमारे साथ। पार्थ नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। चलिए माफ़ी चाहेंगे, पार्थ हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है फ़ोन लाइन पर। ईमेल के थ्रू भी इन्होंने जो डिटेल्स भेजी थी उनको ले लेते हैं। 32 ईयर्स इनकी एज है, मंथली सिप पे 1,20,000, 60 लाख अभी ऑलरेडी पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है और 10 लाख रुपए इन्होंने डेट लिक्विड फंड में भी डाले हुए हैं और 10 साल का लक्ष्य है 5 करोड़ का। कहाँ पर डिप्लॉयमेंट की हुई है फंड्स की? HDFC फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप, क्वांट ELSS टैक्स सेवर, टाटा डिजिटल इंडिया फंड, निपॉन इंडिया वैल्यू, ICICI वैल्यू डिस्कवरी, HDFC ELSS टैक्स सेवर, आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप, HDFC मिड कैप, DSP स्मॉल कैप, एक्सिस मिड कैप। 12 फंड्स हैं इनके पास। श्वेता बताइए सजेशन। जी, पार्थ को सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, बिकॉज पार्थ ने काफी सारी चीजें सही की हुई हैं अपने पोर्टफोलियो में। इन्होंने शुरुआत जल्दी की है, 32 इयर्स में एक 60 लाख का पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर लिया है। जिस हिसाब से ये SIP कर रहे हैं 5 करोड़ के लक्ष्य के लिए, आप ने जो SIP का अमाउंट चुना है वो सही है, वो आपको अपने लक्ष्य पे आसानी से ले जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आपके पास कुछ भी लमसम हो या आप SIP को स्टेप अप कर सके, उसे जरूर करना। तो वो एक एडिशनल बिल्डअप क्रिएट कर लेगा आपके पोर्टफोलियो वैल्यू पे। आपके जो पोर्टफोलियो में मैं देख रही थी, एक मार्केट कैप का जो बैलेंस हम कहते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वो भी सही है। करीबन 50 से 55% की लार्ज कैप है, बाकी मिड स्मॉल में इक्वली एलोकेटेड है। 2 मेरे सुझाव थे आपके पोर्टफोलियो पे। मैं देखी काफी सारे ELSS स्कीम्स हैं यहाँ पे। अब अगर आप नए टैक्स रिजीम में चले गए हैं तो ATC का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए फिर आप SIP जो ELSS स्कीम्स में कर रहे हैं उसे रोक लें, क्योंकि वहां पर आप अननेसेसरी लिक्विडिटी को लॉक इन कर रहे हैं। बेहतरीन कैटेगरीज हैं ELSS के अलावा, आप वहां निवेश करके अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। एक टाटा का डिजिटल फंड है। देखिए, अगर आप IT सेक्टर को बिलोंग करते हैं, उस सेक्टर को समझते हैं, फिर आप वो फंड रख सकते हैं। अगर नहीं तो एक डाइवर्सिफाइड फंड में रहना, जहां फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे ये डिसीजन ले रहा है कब सही समय है किस सेक्टर में निवेश करने का और कब निकल जाने का, वो ज्यादा बेहतर होता है। तो ये है मेरी कुछ सलाह कि ELSS और टाटा डिजिटल फंड से आप निकल जाएं। इसके अलावा 3 फंड थे, आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप, बजाज फिनसर्व का एक स्मॉल कैप और एक्सिस का मिड कैप फंड। यहाँ पर आप SIP रोक सकते हैं। इसके जगह पर जो स्कीम्स आप ऐड कर सकते हैं, मैं थोड़ा पोर्टफोलियो छोटा भी कर रही हूँ क्योंकि ELSS स्कीम्स कम हो जाएंगे। 3 फंड आप ऐड कर सकते हैं, बंधन का लार्ज एंड मिड कैप, कैनरा रुबेको का मल्टी कैप फंड और इन्वेस्को का फोकस्ड फंड। तो करीबन 8 से 9 फंड का एक अच्छा पोर्टफोलियो आपके लिए हो जाएगा। ओके, तो चलिए सलाह आपके लिए दी गई है। कई फंड्स हैं जिनसे निकलने की सलाह दी गई है, जिसमें HDFC ELSS टैक्स सेवर है, क्वांट है, टाटा डिजिटल इंडिया फंड है, आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप, बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप और एक्सिस मिड कैप है। यहाँ से आप निकलिए, बाकी फंड्स रखिए। 3 फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें बंधन लार्ज मिड कैप, कैनरा रुबेको मल्टी कैप और इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड है। चलिए सवाल इतने करेंगे शामिल।
श्वेता, आपके टॉप 4 फंड्स कौन से रहेंगे? जी देखिए, अगर मैं कुछ कैटेगरीज चुनूं और मैं कहूं, वहां पे मेरी जो टॉप फंड्स की सलाह होगी, एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड, कोटक का एक मिड कैप फंड, कैनरा रोबेको का मल्टी कैप फंड और इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड। ओके, तो ये रहे श्वेता के टॉप 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर, अगर आप श्वेता की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। चलिए, शुक्रिया आपका श्वेता आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपने टॉप 4 फंड सजेस्ट करने के लिए। उसी के साथ योर मनी में इतना ही। ब्रेक उस पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।